सो आज हम देखेंगे कि एक्सेल शीट से कैसे डेटा फेच करते हैं। मतलब ये पूरे कोड की जरूरत नहीं है, इस पूरा ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम ये कोड क्यों देख रहे हैं, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट। ठीक है, सो हमारा एक्चुअल टेस्ट डेटा जो होता है वो किसी ना किसी फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने आपको इसका एक टास्क दिया था, टेबल का कोड देखा ना हमने। यस सर। यस तो इसका टास्क दिया था मैंने आपको कि कंपैरिजन करने के लिए यूआई से जो आपको मिलेगा वो क्या है, एक्चुअल रिजल्ट जो यूआई से आ रहा है, और आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको एक अरे में स्टोर करने को बोला था, स्ट्रिंग अरे में, एंड कहा था इसको कंपेयर करके देखो। ये सर नो यस यस किया सर। वो हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? साइलेंस का मतलब होता है नो, अभी तक नहीं हुआ। नो सर नहीं हुआ सर। ट्राई किया सर, नहीं होता। नहीं हुआ था किसी ने भी सॉल्व नहीं किया ये। मुझे सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे गेट टेक्स्ट करने के बाद जो टेक्स्ट आता है इसको इक्वल्स मेथड में डालना है बस, और तो कुछ नहीं करना था। स्ट्रिंग ठीक है, और जो स्ट्रिंग टाइप का अरे आप बना के रखेंगे, जिस अरे में वो सारी वैल्यूज स्टोर रहेंगी, उस अरे को यहाँ पे कॉल करना है। लेटेस्ट से ए नाम का अरे है और यहाँ पे उसके ए इंडेक्स को ऑफ कॉल फाइव करना है। अगर इधर इंडेक्स 0 है तो इधर इंडेक्स 0 है, इधर इंडेक्स 1 है तो इधर इंडेक्स 1 है। इतना तो लॉजिक था, यहाँ पे आई लिखना था। क्या दिक्कत है इसमें? प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा ना आपने, यस यस सर। हाँ लिखा तो है जहाँ इसमें पे प्रिंटिंग की लाइन लिखी है वहां पे कंपैरिजन की लाइन नहीं ऐड कर सकते? ऊपर एक अरे नहीं बना सकते, उस अरे में ये सारा का सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग? अरे बनाया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आप लोगों को? बताइए प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आप लोगों को? सिंगल फॉर का प्रोग्राम है जो फॉर लूप मैंने आपको प्रिंट करने के लिए जो मैंने भेजा था प्रोग्राम आपको स्क्रीनशॉट, उसमें सिर्फ प्रिंटिंग की जगह ये एक लाइन ऐड करनी थी। ठीक है, ए वाला अरे आपको ऊपर बनाना था, फॉर लूप अरे बनाना था ए, और उसके अंदर वो 18 वैल्यूज स्टोर थी। 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 5। समझ में आया? हाँ सर करते सर बाकी लोग यस यस सर। प्रॉब्लम कहाँ पे आई यही समझानी है मुझे, क्योंकि बाकी बैचेस में तो हो गए ये प्रोग्राम्स, आपकी बैच लेट रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, क्योंकि ये करना है, ये करेंगे तो आज जो टास्क समझाऊंगा वो समझ में आएगा। अगर वही प्रोग्राम रेडी नहीं है तो आज जो टास्क दूंगा होमवर्क के लिए वो आएंगे ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, इधर जो प्रोग्राम यूज करेंगे लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, जो कंपेयर करने के लिए बताया था उस सेम लॉजिक में बस अरे निकाल के एक्सेल शीट का कोड ऐड करना है, क्योंकि एक्चुअल टेस्ट डेटा हमारा एक्सेल शीट में होता है। इज इट क्लियर? एक्सेल शीट से एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो एक्सेल शीट में होते हैं, एक्सेल शीट से वो वैल्यू फेच होती है, यूआई से वैल्यू फेच होती है, एक्सेल शीट से वैल्यू फेच होती है, कंपेयर होते हैं और रिजल्ट बनता है कि टेस्ट केस पास करनी है या फेल करना है। ठीक है, तो इसी वजह से पहले ये टेबल का एग्जांपल समझाया था, टेबल में से वैल्यू फेच करने का कोड बताया था, और अरे आपको बनाना आता है। ठीक है, तो अरे कैसे बनाते हैं वो समझाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाना था और सिर्फ ये एक कंपैरिजन करना था। इसका रिजल्ट ट्रू आता है तो पास प्रिंट करो, इसका रिजल्ट फॉल्स आता है तो फेल प्रिंट करो। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। तो पहले वो कंप्लीट करना, फिर ये आज जो होमवर्क दूंगा ये ट्राई करना।
तो हमें एक्सेल शीट से डेटा फेच करना है, तो हमारा एक्चुअल टेस्ट डेटा जो है वो हम किसी अरे के फॉर्म में, मतलब चाहे तो अरे में स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो कलेक्शन में भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच होता है एक्सटर्नल फाइल में स्टोर करना। क्यों? अगर मेरा टेस्ट डेटा चेंज करना है मुझे, तो मैं एक्सेल फाइल में जाके तुरंत चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वही टेस्ट डेटा अगर मैं अरे में रखता हूँ या फिर कलेक्शन में रखता हूँ, ठीक है, तो वो चेंज करने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है। मतलब वो वही बंदा चेंज कर पाएगा जिसे प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन एक्सेल शीट के अंदर का डेटा चेंज करने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये सर नो, ये तो कोई भी चेंज कर सकता है। कल जाके कोई बोलेगा कि टेस्ट डेटा फाइल में जाओ और एक नया यूजर नेम ऐड करो, ठीक है, वेलोसिटी, और पासवर्ड है 1234, कोई भी जाके ऐड कर पाएगा। ये सर नो, प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत है? नहीं। नहीं। तो जब हम डेटा एक्सटर्नल फाइल में रखते हैं तो इसी वजह से रखते हैं कि टेस्ट डेटा चेंज करना इजी हो जाता है, इसी वजह से टेस्ट डेटा एक्सटर्नल फाइल में मेंटेन किया जाता है। और वो एक्सटर्नल फाइल एक्सेल शीट भी हो सकती है, वर्ड डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक जेसन करके भी फाइल आती है, ठीक है। आपका एपीआई हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा, इसके लिए भी चल रहा है। तो जब एपीआई होगा तो आपको, मैंने भी आपको बताया था ये एचटीएमएल के टाइम पे कि एक्सएम म्हणजे एपीआई लिखने की दो लैंग्वेजेस है, एक्सएमएल एंड जेसन। ठीक है, तो वो जेसन करके एक फाइल होती है जिसमें सारा कोड जेसन लैंग्वेज में लिखा होता है, हम उस टाइप में भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेसन फाइल समझने के लिए भी जेसन समझना जरूरी है, यस और नो, जेसन के सिंटैक्स वगैरह सब, राइट। वर्ड डॉक्यूमेंट में डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा डेटा सेंटेंस के फॉर्म में स्टोर होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, नोटपैड वाला। तो उसमें हम रोज और कॉलम में डेटा स्टोर नहीं कर सकते, सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, तो उसमें भी डेटा मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एक्सेल शीट इज द बेस्ट एग्जांपल। एक्सेल शीट एमएस-सीआईटी में सिखाई जाती है लोगों को कि उसको कैसे यूज करना है, तो एक्सेल शीट को कैसे यूज करना है ये किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस एक्सेल शीट में डेटा मेंटेन करना इजी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पे रोज और कॉलम के फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, सो दिस इज द रीजन कि एक्सेल शीट क्यों यूज होती है। तो 99% सॉरी, सो 99% एक्सेल शीट यूज होती है, एंड बचे हुए 1-2% में जेसन करके फाइल आती है। वर्ड डॉक्यूमेंट तो कभी यूज होता ही नहीं है, ठीक है, टेस्ट डेटा मेंटेन करने के लिए। तो या तो एक्सेल शीट होती है या फिर जेसन फाइल। हमारे प्रोजेक्ट में जो है उसका कोड हमको पता रहेगा, बाकी सारे कोड पता रहेंगे क्या? तो कोई आपको ये नहीं पूछने वाला हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम जेसन फाइल, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट, ये क्वेश्चन नहीं आने वाले आपको, सर क्योंकि उसके लिए शायद ग्रूवी यूज होता है ना? नहीं, इसी में होता है, ठीक है। तो अलग अलग फाइल से डेटा फेच करने के कोड आपको नहीं पूछे जाने वाले, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 99% एक्सेल शीट ही यूज होती है, तो एक्सेल शीट से डेटा कैसे फेच करना है ये कोड कॉमन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, जिसका आंसर हम अभी देखेंगे। या फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं, हाउ व्हाट इज पैरामीटराइजेशन, ठीक है, व्हाट इज पैरामीटराइजेशन, पैरामीटराइजेशन मतलब क्या है, तब भी हम यही कोड एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज पैरामीटराइजेशन, यही एक्सप्लेन करना है। अगर उन्होंने पूछा हाउ यू पैरामीटराइज योर टेस्ट केस, हम यही टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? सीधे सीधे पूछ लिया कि व्हाट इज हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल शीट, हम यही कोड एक्सप्लेन करेंगे। अब पैरामीटराइजेशन मतलब क्या है? पैरामीटर का मतलब आपको पता है क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट यानी कि मेथड में यहाँ पे जो लिखते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज मेथड, आर्गुमेंटेड मेथड। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी उस मेथड को कॉल करना होता है, उस मेथड को कॉल करते टाइम उस टाइप का डेटा उसमें भेजना होता है, करेक्ट? यस। राइट। अगर मैं कोई आर्गुमेंटेड मेथड लिखूंगा, यहाँ पे एक इंटीजर टाइप की मेथड लिखूंगा तो जिसके आर्गुमेंट इंटीजर टाइप की है, तो उस मेथड को जब मैं कॉल करूंगा, कॉल करते टाइम हमको वहां पे एक नंबर डालना पड़ेगा, और वो नंबर उस मेथड के अंदर कोड में यूज होता है, करेक्ट? एग्जांपल याद करो, मैंने एडिशन का दिया था, आर्गुमेंट इज नथिंग बट इनपुट टू द मेथड।
तो मेथड के अंदर जो कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशन को इनपुट हम बाहर से दे रहे हैं, करेक्ट। ठीक उसी तरीके से हम जो टेस्ट केसेस लिखेंगे उस टेस्ट केसेस में इनपुट कहाँ से आएगा, एक्सेल शीट से। एक्सपेक्टेड रिजल्ट कहाँ पे है, एक्सेल शीट पे है। टेस्ट केस पास होंगी या फेल होंगी ये डिपेंड करेंगे कि एक्सेल शीट में क्या लिखा है, यस और नो, Yes. राइट। सो हमारे एक्सेल शीट में जो डेटा है वो डेटा हमारे टेस्ट केसेस में जाता है और उसके बेसिस पे हमारे टेस्ट केसेस चलते हैं, उसको पैरामीटराइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? पैरामीटराइजेशन मतलब एक्सटर्नल फील्ड में डेटा इनपुट करना। तो वो मेथड का भी एग्जांपल दे सकते हो, बट ऑब्वियसली वो मेथड के बारे में नहीं पूछ रहा था, ठीक है। तो वो एक्सेल शीट के बारे में पूछ रहा था कि आप पैरामीटराइजेशन कैसे करते हो, मतलब ये कि आप एक्सेल शीट से डेटा कैसे फेच करते हो। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो एक्सेल शीट से डेटा फेच करने के लिए सेलेनियम कुछ नहीं कर सकता। दिस इज अ स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर। यस और नो? ये ब्राउजर थोड़ी ना है, राइट। ये स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। तो इसका एक्सेल शीट से काम करने के लिए हमको सेलेनियम लाइब्रेरी कोई हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। तो इसमें जो भी कोड दिखेंगे वो सेलेनियम का नहीं है। इसके लिए हमको एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ती है जो कि है Apache POI। तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे Apache POI। Apache POI सर्च करने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेंगी poi.apache.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है। इसके मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ। ठीक है, तो इस पहली वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हो सकता है कि आप होम होम में आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे होम में आया हूँ। तो आपको पहले डाउनलोड में जाना है। हियर डाउनलोड में क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमको डाउनलोड करना होता है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स नहीं। बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में दो फाइल्स है, ठीक है। एक फाइल के लास्ट में लिखा है .tgz और दूसरे में लिखा है .zip और हमको चाहिए ये .zip। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, जिसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। ठीक है, सो ये फाइल डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक वेबसाइट आएंगे, मतलब लिंक आएंगी यहाँ पे। एंड इस लिंक, किसी भी लिंक को क्लिक करो, ये तीनों की तीनों एक सेम ही है। यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देना, डाउनलोडिंग आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोडिंग हो जाएगा। अब ये जो डाउनलोड होंगी ये एक जिप फाइल रहेंगी। जैसे हमने आपने क्रोम ड्राइवर की exe फाइल डाउनलोड की थी, करेक्ट? वो zip फाइल इधर है, इस तरह ही होगा। हाँ, तो आपने क्रोम ड्राइवर की फाइल डाउनलोड की थी। इसके बाद हमने इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट किया था। आप सब लोगों के कंप्यूटर पे ऑप्शन अलग अलग आते होंगे, लेकिन एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है। तो जिस तरीके से आपने क्रोम ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक उसी तरीके से अभी जो फाइल डाउनलोड हुई है Apache की, इसको भी राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इस फोल्डर से कॉपी कर लेना, जहां पे आपने सिलेनियम क्रोम ड्राइवर की फाइल रखी है वहां पे कॉपी कर लेना। ठीक है, सो इसमें भी आपको उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस, POI-bin-5.2.3। ठीक है, इसको ओपन करना। इसके अंदर एक और फोल्डर आएगा मे बी
कुछ लोगों की इसमें आएगा, कुछ लोगों की इसमें नहीं आएगा, बट अगर आता है फोल्डर तो ओपन करना। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देंगी लाइब्रेरीज। सेलेनियम की एक थी, यहाँ पे मल्टीपल्स है। इज इट क्लियर? Yes, sir. फाइल जैसे आपने सेलेनियम की लाइब्रेरी ऐड की थी, ठीक उसी तरीके से आपको ये सभी फाइल्स यहाँ पर ऐड करनी है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। सो ये सभी फाइल्स आपको ऐड करनी है, प्लस यहाँ पर इन फोल्डर्स में ऑक्सिलरी में भी फाइल्स है, ठीक है, एंड XML में भी फाइल्स है। ये सभी फाइल्स को आपको ऐड करना है, सारी की सारी, वन बाय वन। सो राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, किधर गया, हाँ, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, एंड जहां पे सेलेनियम की फाइल रखी थी क्लास पाथ में है, तो क्लास पाथ को सिलेक्ट करो एंड ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करो एंड फाइल्स ऐड कर दो। पहले ये बाहर की ऐड कर देना, ठीक है। फिर से क्लास पाथ को सिलेक्ट करना, ऐड एक्सटर्नल जार्स और XML से ऐड कर देना, ठीक है। ऐसे हर एक फोल्डर से ऐड करनी है, क्लास पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार, ठीक है। सो lib सर सीक्वेंशियल फाइल अपलोड करनी है क्या? अगर हम एक नहीं, फोल्डर बस में और फाइल सारे सारे के सारे ऐड करने हैं इसी तरीके से, सारी बाहर आनी चाहिए ऐसे। क्लियर? ठीक है। तो ये सब ऐड होने के बाद अप्लाई एंड क्लोज कर देना। अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो रेफरेंस लाइब्रेरीज में आपको सारी की सारी फाइल्स दिखाई देंगी। इज इट क्लियर? सेलेनियम के अलावा। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। अभी हम यहाँ पे एक्सेल शीट का कोड बनाएंगे। तो एक्सेल शीट के कोड में कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आपको एक्सेल शीट को हैंडल करना है, मैन्युअली अगर एक्सेल शीट को हैंडल करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता एक्सेल Excel sheet open करते है? बाकी लोग क्रिएट न्यू एक्सेल शीट। क्रिएट क्यों करेंगे? हमको डेटा फेच करना है, ब्लैंक मतलब वो पहले ही लिखा है। डॉक्यूमेंट लेते हैं। मैंने कहा हमको एक्सेल शीट से डेटा फेच करना है, मतलब एक्सेल शीट ऑलरेडी बनी हुई है। हमें जावा में उसको कोड करना पड़ेगा सर जी, उसकी फाइल वो जाके नहीं सेट पूछ रहा होगी। मैं, मैन्युअली कैसे यूज करेंगे एक्सेल शीट को। अगर किसी कोई एक्सेल शीट है, उसमें से ये फाइल है, इस फाइल में से एक नंबर कॉपी करना है, एक टेक्स्ट कॉपी करना है, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? जिस एक्सेल क्लिक करेंगे, फाइल गेट करना पड़ेगी। ओपन करेंगे, फुल करेंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे, सेल को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और जिधर पेस्ट करना है। ओपन करने की पहले भी एक चीज रिक्वायर्ड होती है, उसका पाथ कहाँ पे है, फाइल है कहाँ पे। इज इट क्लियर? पहले Yes. पाथ पता होना चाहिए, फिर उस पाथ पे जाके आप फाइल ओपन कर सकते हो, हाँ या ना? यस, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पाथ पता करना। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि एक्सेल शीट का पाथ कहाँ पे है, ठीक है। फिर जावा उस एक्सेल शीट से कनेक्ट कर लेगा जहाँ पे वो पाथ दिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, उसको ढूंढ लेगा। उसके बाद एक्सेल शीट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सीधा कॉपी नहीं करते, दिस इज अ एक्सेल फाइल, इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती है। इज इट क्लियर? हर एक शीट में कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है। आपको जो डेटा कॉपी करना है वो कौन सी शीट में है, तो पहले आपको प्रॉपरली शीट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस, ठीक है। तो ओपन करने के बाद टास्क क्या है? शीट को सिलेक्ट करना। अब शीट को सिलेक्ट करेंगे तो शीट में सेल है, लेकिन एक नहीं, मल्टीपल सेल है, जो रोज और कॉलम के फॉर्म में डिवाइड की गई है। यस और नो? तो Yes. आपको पहले कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो लेटेस्ट से पहले मैंने रो को सिलेक्ट किया। जब मैं रो को सिलेक्ट करता हूं तो इस रो के अंदर आपका डेटा कौन सी रो में है, तो आपको वो पहले रो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उस रो के अंदर मल्टीपल सेल होते हैं, तो उस रो में से आपको कौन सा सेल चाहिए, बाद में सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जब ये डिसाइड हो जाएगा कि वो सेल कौन सा है, तब जाके आप डेटा कॉपी करेंगे। इज इट क्लियर? इस तरीके से स्टेप्स होते हैं,
राइट। ऐसे ही स्टेप्स हमको प्रोग्रामिंग में भी लिखने पड़ेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो सबसे पहले उस एक्सेल फाइल का पाथ स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं पाथ। ठीक है, तो ये एक्सेल फाइल है। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज अ पाथ का ऑप्शन आ जाएगा, तो कॉपी एज अ पाथ करके यहाँ पे डाल देना। ठीक है, लास्ट में .xlx होना चाहिए। ठीक है, ये स्लैश निकाल देना है, एक्स्ट्रा वाले स्लैश आते हैं, इसको निकाल देना है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया। ठीक है, अब हमको ये पाथ किसको बताना है? जेवीएम को बताना है। तो एक आपको यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये पाथ डाल देना है। एक तो इस तरीके से वेरिएबल में स्टोर करके डाल सकते हो, या फिर ये पाथ ही एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर पास कर सकते हो आर्गुमेंट में ही। इज इट क्लियर? यस सर। पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, अब फाइल इनपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट जब करेंगे तो java.ioc इंपोर्ट होगा ये, यानी कि ये जावा लाइब्रेरी का पार्ट है, एपेचे का नहीं। इज इट क्लियर? सेलेनियम का तो कुछ भी रहेगा ही नहीं इसमें, बट दिस इज अ क्लास फ्रॉम जावा फाइल, जावा लाइब्रेरी, नॉट एपेचे। तो इसको इंपोर्ट करो। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट स्ट्रीम ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम इंटरफेस है और इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। इज इट क्लियर? तो आप चाहो तो फाइल इनपुट स्ट्रीम के रेफरेंस में भी इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। ऑब्जेक्ट किसका है? फाइल इनपुट स्ट्रीम का। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट फाइल इनपुट स्ट्रीम के रेफरेंस में भी स्टोर हो सकता है और इनपुट स्ट्रीम के रेफरेंस में भी स्टोर हो सकता है। यस और नो? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो, इंटरफेस नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो इसके रेफरेंस में भी इसका ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। नॉर्मल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप कास्टिंग। अब यहाँ पे वर्कबुक फैक्ट्री की एक मेथड होती है क्रिएट। इस मेथड को हम कॉल करते हैं। मेथड ओवरलोडेड है विथ मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए ये वाला क्रिएट मेथड विथ इनपुट स्ट्रीम टाइप आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? यानी कि क्या पास करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट क्लास ऑफ इनपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? यस। ठीक है, और वो कौन है? फाइल। ये है। तो ये यहाँ पे भेज सकते हैं बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट स्ट्रीम। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सेल फाइल का पाथ बताया, पाथ कहाँ पे है। ठीक है, सो लेटेस्ट हम ऐसे लिखते हैं डिफाइन दी पाथ की पाथ कहाँ पे है, जेवीएम को बताया, उस पाथ पे जाके एक्सेल शीट को वो ढूंढ लेगा बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ये क्या है? क्रिएट मेथड को जब हमने कॉल किया तो हम फाइल को ओपन कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक ओपन करते हैं वैसे क्रिएट मेथड ओपन करती है, बट आपको वो इस तरीके से ओपन होते हुए नहीं मिलता। वो रैम मेमोरी में एज अ बफर मेमोरी में फाइल ओपन होती है जिसमें से डेटा ऐड या डेटा रीड किया जा सकता है। तो हमको ओपन होते हुए नहीं दिखता ऐसे फाइल। ठीक है, आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो इंटरनली ओपन करता है। ठीक है, सो क्रिएट मेथड का अगर रिटर्न टाइप देखेंगे तो क्या है? वर्कबुक। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस कौन सा लगेगा? वर्कबुक। इस तरीके से। ठीक है, तो फाइल ओपन करने के बाद क्या काम था हमारा? ओपन करने के बाद क्या? शीट सिलेक्ट करना। सेल सिलेक्ट करना, डेटा शीट सेल। सिलेक्ट करना था पहले। वर्कबुक को आप इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, वर्कबुक फैक्ट्री भी इंपोर्ट हो गया क्या, वो भी बताना था। ठीक है, सो वर्कबुक फैक्ट्री मतलब ये जो यहाँ से जो लाइन शुरू होती है ना, यहाँ से एपेचे लाइब्रेरी शुरू होती है। तो वर्कबुक फैक्ट्री को इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है? org-apache.py। इज इट क्लियर? एसएस यूजर मॉडल यहाँ से इंपोर्ट करना है, वर्कबुक को भी वहीं से इंपोर्ट करना है। इज इट क्लियर? एपेचे लाइब्रेरी से। अब यहाँ पे फाइल ओपन हो गई, क्रिएट ने फाइल को ओपन किया। ओपन करने के बाद क्या काम बताया था मैंने?
शीट को सिलेक्ट शीट। करना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बुक डॉट गेट शीट नाम की मेथड आएंगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. गेट Yes. शीट नाम की मेथड आएंगी, तो आपको बाद में गेट शीट करना है। और यहाँ पे जो पास करना होता है ये होता है नेम ऑफ द शीट, शीट का नाम क्या है। जैसे यहाँ पे नाम क्या है, वेलोसिटी, फाइल नेम नहीं, शीट नेम। इज इट क्लियर? फाइल नेम क्या है, टेस्ट, और शीट नेम क्या है, वेलोसिटी। जैसा है एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा। वी कैपिटल है तो वी कैपिटल देना पड़ेगा, इट इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग केस सेंसिटिव होता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। सो किधर गया? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ शीट, शीट का नेम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब गेट शीट का अगर रिटर्न टाइप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है, शीट। तो यहाँ पे क्या आएगा, Sheet का name. तो मैं रेफरेंस भी उसी नाम से बनाता हूँ शीट, लेकिन क्लास नेम कैपिटल है और रेफरेंस नेम पूरा का पूरा स्मॉल में है। सो इसको इंपोर्ट कर लो। इसको इंपोर्ट करते वक्त देखो आपको दो ऑप्शन आते हैं, POI SL यूजर मॉडल, POI SS यूजर मॉडल। कहाँ से इंपोर्ट करना है, जहां से वर्कबुक फैक्ट्री और वर्कबुक इंपोर्ट हुआ वहीं से इंपोर्ट करना है। ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ, Yes, yes. SS यूजर यूजर मॉडल, मॉडल। ठीक। इसी लोकेशन से आपको शीट को भी इंपोर्ट करना है, SS यूजर मॉडल। इज इट क्लियर? SL करेंगे तो एरर आएगा, SS करेंगे तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शीट सिलेक्ट हो गई। शीट सिलेक्ट करने के बाद क्या बोला था, रो सिलेक्ट करना रो। था। अगली मेथड कौन सी आएंगी, गेट रो। उसकी आर्गुमेंट इंटीजर टाइप की है, तो इसमें क्या पास करना पड़ेगा, रो नंबर। इज इट क्लियर? इंटीजर में पास करेंगे, वो देखेंगे हम बाद में, बट क्या भेजेंगे, रो नंबर। गेट रो का अगर रिटर्न टाइप देखेंगे तो क्या आता है, रो, Row. ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से रो को भेजेंगे। नाउ रो डॉट करेंगे तो नेक्स्ट काम है आपका सेल सिलेक्ट करना। एक रो में मल्टीपल सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड गेट सेल का अगर रिटर्न टाइप देखेंगे तो क्या आता है, हियर सेल। Cell. सेल। गेट सेल की मेथड कॉल करो और यहाँ पे क्या भेजेंगे, सेल नंबर। Number. ठीक है। सो इस तरीके से एक बार आपको अगर सेल मिल गया तो फिर आप सेल डॉट डेटा कॉपी करवा सकते हो। पहली मेथड आती है गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर वहां पे कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है तो इस मेथड से मिलेगा, इसी वजह से टेक्स्ट है तो क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है। लेकिन अगर वहां पे कोई नंबर रहा तो मेथड आता है गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। इज इट क्लियर? जिसका रिटर्न टाइप क्या होता है, बुलियन। डबल। डबल। बुलियन नहीं है वो, Double. डबल। ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या है, डबल, बुलियन नहीं है। सो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लगेगा, डबल, इस तरीके से। एंड एक और होता है डेट का कोड, आपको पता है, ठीक है। डेट का आपने कल ही ढूंढ के निकाला था। तो डेट इक्वल्स टू सेल डॉट मेथड होती है गेट डेट सेल वैल्यू। इज इट क्लियर? जिसका रिटर्न टाइप होता है डेट। डेट को कहाँ से इंपोर्ट करना है कल देखा होगा आपने, जावा डॉट यूटिल, ठीक है। इस तरीके से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे फाइल को ओपन किया था क्रिएट मेथड के जरिए, यहाँ पे शीट सिलेक्ट की थी, ठीक है। शीट के बाद यहाँ पे क्या किया था, रो सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे सेल सिलेक्ट। सेल सिलेक्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये सब क्या है, डेटा फेच कर रहे हैं, डेटा लेटेस्ट से कॉपी कर रहे हैं। ये सर नो, इन तीन मेथड में से कोई एक मेथड यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज एक्सेल शीट इन दोनों में डिफरेंस करता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाला तो देखो, और अब अगर मैंने कोई नंबर डाला तो अब देखो, क्या उसने दो डेटा में कुछ डिफरेंस दिखाया,
Yes, sir. Yes. टेक्स्ट है तो राइट साइड पे रख रहा है, लेफ्ट साइड पे रख रहा है, नंबर्स है तो राइट साइड पे लेके जा रहा है, यानी कि वो टेक्स्ट और नंबर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है, करेक्ट? Yes, sir. Yes. वही अगर मैं डेट डालूंगा यहाँ पे, सो लेट अस से कि आज की डेट क्या है, 01/05/2023, उसके बाद टाइम 09, ठीक है, देन 40 AM, इस तरीके से, ठीक है। देखो मैंने डेट क्या डाली, इस तरीके से डेट डाली है। अब बाहर क्लिक करता हूँ, इसमें चेंज नहीं किया, कोलन लगेगा मे बी, तो ये कैसे ऐड करेंगे जरा देखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे कोलन एंड यहाँ पे स्लैश, ये इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में डालना पड़ता है। अभी अभी उसने चेंज किया डेट को, यस Yes. राइट? मैंने AM लिखा था, उसने लिखा क्या AM? नहीं, अभी ऐसे दिखता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो कैसे दिखता है हियर, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, यानी कि वो डेट है, ये उसको समझ में आ रहा है, ये सर नो, वो डेट के साथ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, करेक्ट? Yes. तो ऐसे 3 टाइप का डेटा हो सकता है। तो कौन सी सेल में कौन सा डेटा है, इसके बेसिस पे इन 3 में से कौन सी मेथड कॉल करनी है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, इसमें और मेथड बतानी है मुझे, वो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है शीट में नंबर ऑफ रोज होते हैं, यस Yes, sir. ठीक है। तो शीट डॉट गेट लास्ट रो नंबर करके मेथड होती है, नाम है लास्ट गेट लास्ट रो नंबर, मतलब क्या निकाल के देता है? Last look. लास्ट रो की वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। लास्ट रो निकाल के देता है। लास्ट रो मतलब क्या, रो तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लास्ट रो नहीं देता है, रो बहुत सारे हैं, बट आपने कितने यूज किए, मेरे यूज के हिसाब से 13 इज द लास्ट रो। इज इट क्लियर? तो गेट लास्ट रो नंबर करूंगा तो वो 13 का रो नंबर देगा। इज इट क्लियर? Yes. नीचे Yes, का sir. नहीं देगा, क्योंकि ये अनयूज्ड है, यूज नहीं है। 13 तक यूज किया, 13 इज द लास्ट, ठीक है, ये याद रखना, ये आपको ट्राई करके देखना है। देन एक मेथड है, एंड यहाँ पे एक रो में मल्टीपल सेल होते हैं, रो में मल्टीपल सेल होते हैं, तो रो डॉट गेट लास्ट सेल नंबर। इज इट क्लियर? उसका रिटर्न टाइप शॉर्ट है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चाहे तो इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हैं या शॉर्ट में भी। ये क्या है? लास्ट सेल नंबर। इज इट क्लियर? तो ये हमको लास्ट सेल नंबर निकाल के देगा, कौन सा? जो लास्टली यूज्ड किया गया है, लास्टली यूज। अगर मैं इस रो को पकड़ू तो सेल नंबर क्या आएगा? इसका वाला। मैं इस रो को पकड़ू तो सेल नंबर इसका आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिख के रखा है ऐसे, ठीक है, तो अब अगर मैं रो नंबर 8 को पकड़ूंगा तो मुझे लास्ट सेल नंबर ये आएगा। इज इट क्लियर? भले ही स्टार्टिंग के ब्लैंक हो, स्टार्टिंग के ब्लैंक होगा तो काउंट करेगा, उसके पीछे उसके बाद में अगर ब्लैंक है तो उनको काउंट नहीं करता। क्लियर? Yes. ये सबको समझा ना? यस Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. आपको ट्राई करके देखना है। सो ये इतनी सारी मेथड्स है काम की। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट करके भेज रहा हूँ कि ये कौन सा है, स्ट्रिंग, ठीक है, इसको किसके फॉर्म में लेके आएगा, डबल, और इसको डेट, वो जो 3 मेथड हमने। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो ये हो गया इस तरीके से, ये तो हो गया मेथड्स के बारे में। कोड लिखने के लिए इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम मेथड चेनिंग करवा सकते हैं। इन सबको हटा देंगे,
इसको रहने देता है, कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट मेथड ने शीट रिटर्न किया था, सॉरी वर्कबुक रिटर्न किया था, स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे डॉट करके हम यहाँ पे गेट शीट मेथड कॉल कर सकते हैं। गेट शीट में डायरेक्टली डेटा भेज सकते हैं। शीट का नाम क्या था? वेलोसिटी। ठीक है, शीट के बाद डॉट करके गेट रो कर सकते हैं। ठीक है, अब रो में क्या देना था, आप मान के चलिए आपको ये चाहिए। ठीक है, तो इसका रो नंबर क्या है? 4. यहाँ पे 4 पास कर देते। ठीक है, डॉट, अब यहाँ पे आएगा गेट सेल। सेल नंबर क्या है? 1। तो आपने बोला 1 तो 1 डाल देते थे। ठीक है, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है जो डेटा वहां पे है। इसके बाद सेमीकोलन, लास्ट में ये मेथड कॉल हो रही है। जो लास्ट में कॉल होती है उसका डेटा स्टोर करना पड़ता है इधर। इज इट क्लियर? जो लास्ट में कॉल होती है, बाकी सब ने तो जो रिटर्न किया वो यूज कर लिया हमने। यस और नो? Yes. तो ये आएगा String. डेटा। ठीक है, और फिर अगर हम चाहे तो इसको प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, एक्चुअल हम सेंड कीज में यूआई पे यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ये जो भी स्ट्रिंग आता है इसको यूआई में भेजने के लिए यूज करेंगे, यानी कि सेंड कीज मेथड के आर्गुमेंट में डालेंगे। गॉट इट? यस। ठीक है, ये ओपन है, देखो शीट ओपन है, सेव नहीं किया मैंने, इस वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि शीट जो है इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। इज इट क्लियर? यस सर। तो जब भी कोड रन होगा आपको शीट को क्लोज करना पड़ेगा, जो भी आपने चेंजेस किए थे उसको सेव करना पड़ेगा पहले। बिना सेव किए अगर क्लोज करेंगे तो अगेन एक्सेप्शन ही आएगा। ठीक है, तो शीट को क्लोज कर दिया, अभी इसको रन करता हूं। ठीक है, तो ये आ गया डेटा। Yes, sir. ठीक है, तो डेटा तो आ गया, बट अब देखो डेटा क्या आया, ये आया पास 4 लिखा है, डेटा ये आया। हम तो इसे फेच कर रहे थे, रो नंबर Yes. हमने 4 भेजा, लेकिन जिसमें से डेटा आया उसका रो नंबर 5 है। मतलब क्या? वहाँ पे 0 डालना पड़ेगा सर। 0 क्यों डालना पड़ेगा? रो नंबर 0 डालो। Indexing 0 से start होता है। इंडेक्सिंग A5 लिखना, A4 लिखना चाहिए था। A5 A ऑफ 4 लिखना चाहिए था, 3 लिखना चाहिए था अगर ये चाहिए तो। बराबर। हमने 4 लिखा है। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो इसका इंडेक्स रहेगा 0 1 2 3, इसका इंडेक्स आता 3, लेकिन हमने दिया 4 तो वो कहा गया रो नंबर 5 पे। यानी कि उस मेथड में काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से, भले ही हमको यहाँ से 1 से दिखे। ठीक है, तो रो ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि हमने 4 भेजा था। हमने सेल भी 1 भेजा, लेकिन उसने क्या किया, 2 पे गया वो। मतलब सेल का भी इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 से. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे 0 से शुरू होता है, तो इंडेक्स आपको प्रॉपर भेजने पड़ेंगे। गॉट इट? रो नंबर सेल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जब ये कोड रन होगा तो आपको एक एरर आएगा, सभी लोगों को आएगा ये। ठीक है, log4j2 का, इसको इग्नोर कर देना, ये हमारे कोड का पार्ट नहीं है। जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड की उस लाइब्रेरी का इश्यू है। इज इट क्लियर? ये कोड, ये एरर तो आएगा लेकिन हमारा कोड भी एग्जीक्यूट होगा। मे बी थोड़ा सा डिले होके आउटपुट आए, आउटपुट आने तक वेट करना। ये रेड कलर का बटन दिखता है, जब तक ये रेड है तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आउटपुट आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आउटपुट आएगा, भले एरर आ जाए फिर भी आउटपुट आएगा। क्लियर? तो वो प्रॉब्लम उस लाइब्रेरी का है। वही अगर हम 5.0.0 वाली यूज करते हैं लाइब्रेरी, अभी जो आपने डाउनलोड किया Apache, वो 5.2.3 वाला था, करेक्ट? अभी हमने कौन सा किया, इधर क्यों होगा, सो कौन सा है 5.2.3। सो ये 5.0.0 यूज करते तो वो एक्सेप्शन नहीं आता है। आगे जाके कुछ एरर्स है उसमें, अभी तक सॉल्व नहीं हुए, विच इज ओके। ठीक है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा काम हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सेल शीट से डेटा फेच करते हैं।
सर अभी इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करें अभी, अगर Method क्वेश्चन आया chain- तो? मेथड चेनिंग से इसको एक्सप्लेन करना है. वी नीड टू कॉल क्रिएट मेथड टू ओपन द फाइल. वी नीड टू कॉल गेट शीट मेथड टू सिलेक्ट द शीट. वी नीड टू कॉल गेट रो मेथड टू सिलेक्ट द रो. वी नीड टू कॉल सेल मेथड टू सिलेक्ट द सेल. वी नीड टू कॉल गेट स्ट्रिंग मेथड to get the string value, get numeric method, get numeric cell value to get the numeric value, get date cell value to get the date value. Is it clear? ओके सर. कौन सी मेथड का क्या पर्पस है ये बताओ. अब इसमें हर एक का रिटर्न टाइप और वो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा मेथड चेनिंग है. क्लियर? यस सर. पूछता है एक्सप्लिसिटली रिटर्न टाइप वगैरह क्या है, मेथड चेनिंग प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, तो वो सब चीजें. सिर्फ कोड एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो कौन सी मेथड का क्या काम है इतना बता देना. गॉट इट? यस सर. सो ये मैंने बता दिया. आप लोगों का पहला टास्क ये है कि एक्सेल शीट में अगर इस तरीके से डेटा है तो ये सारा डेटा मुझे कंसोल विंडो में प्रिंट करके चाहिए, कॉमा सेपरेटेड. ये सेम टास्क आप पहले भी कर चुके हो. इज इट क्लियर? यस ठीक है. बस उसी तरीके से चाहिए कि एक रो का डेटा एक लाइन में चाहिए. लाइन तब बदली जाएंगी जब रो बदलेगा. गॉट इट? इस Yes. तरीके से आएगा आपका आउटपुट. इतना आपका टास्क है. इसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा. इसके लिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ये पता करना पड़ेगा लूप के अंदर. ठीक है. तो वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया कि लास्ट सेल नंबर कैसे निकालेंगे और लास्ट रो नंबर कैसे निकालेंगे. ये आपको लूप लगाने में हेल्प करेगा. ठीक है. और कोड कैसे बनाना है ये आपके ऊपर. अगर आपने वो इसका कोड बनाया है HTML डॉक्यूमेंट वाला, बस HTML की जगह एक्सेल शीट का कोड आएगा. लॉजिक वही रहेगा जो वहां पे यूज किया था. लॉजिक वही रहेगा. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर. Yes. ठीक है. ये करके लाना. इसमें एक और टास्क है वो कल बताऊंगा क्योंकि बाकी के आपके टास्क पेंडिंग है सब लोगों के. ठीक है. तो एटलीस्ट ये 3 टास्क तो भी कल करके लाना. इज इट क्लियर? आपके 2 टास्क बाकी है HTML डॉक्यूमेंट के और ये टास्क बाकी है. गॉट इट? यस सर. Yes, sir.